नमस्कार दोस्तों, सीडीपी मैराथन पार्ट 2 यहाँ पर है। पहला पार्ट नहीं देखा तो देख लीजिएगा, पहले इसको देख लीजिए। उसमें कुछ आपके 70 से 75 क्वेश्चन हैं, इसमें भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो पूरा देखिएगा ज़रूर, बहुत हेल्प मिलेगी। परीक्षाओं में इसी तरीके के सवाल बन रहे हैं, उसको देख करके जाएंगे तो बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आपको हिंदी के बाकी सब्जेक्ट्स के भी मैराथन मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी अपडेटेड कंटेंट आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक कीजिएगा अच्छा लगेगा तो। लॉरेन कोहलबर्ग के अनुसार 8 वर्षीय बालक में बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है? तो आपको पता है कि कोहलबर्ग संबंधित किससे है? नैतिकता से। नैतिक तर्कणा जहाँ पर भी आता है कोहलबर्ग है। सवाल ही बनता है कि 8 साल का बच्चा क्या होगा। अब यहाँ पर देखेंगे कोहलबर्ग के बारे में अगर हम बात करेंगे तो उनकी जो 3 स्टेजेस हैं, जिसमें 6 अवस्थाएं हैं। हर एक स्टेज में आप 3 स्टेज में देखोगे, 1 स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज, हर एक स्टेज में 2-2 आपके सब स्टेजेस हैं। ठीक है, अब ये जो पहला स्टेज है ना, ये जो होता है 4 से लेकर के 10 साल तक का होता है, जिसको हम लोग पूर्व परंपरागत बोलते हैं। दूसरा जो स्टेज होता है वो 10 से लेकर के 14 होता है, जिसको हम लोग परंपरागत बोलते हैं। तीसरा 14 से ऊपर तक का होता है, जो कि 18 साल तक होता है, उसको उत्तर परंपरागत बोला जाता है, या ऊपर तक होता है। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा गया है 7 से 8 साल का। पहला आपको सबको पता है, बच्चा जानता है कि जो 7 से लेकर जो आपका 4 से लेकर के 10 साल तक की जो अवस्था होती है, वो जो पहली स्टेज होती है वो किसकी होती है? वो होती है आपकी आज्ञा पालन का और दंड का, मतलब दंड और पुरस्कार का जो बात होता है वो पहले स्टेज में होता है। दूसरे स्टेज में इम्प्रेस, गुड बॉय गुड गर्ल वाली स्थिति होती है, जो कि 10 से 14 होती है। और यूनिवर्सल की बात करेंगे तो वो होता है आपका आखिरी स्टेज में। ठीक है, तो यहाँ पर 7 से 8 साल मतलब कि आपको आज्ञा पालन की बात की जा रही है, तो आंसर नंबर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक और सामाजिक की बात करेंगे तो ये चौथा और 5वां स्टेज जो होगा आपको देखने को मिलेगा। 6वां स्टेज ये वाला आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा नहीं जाना है, 2 ही 3 स्टेजेस पूछे जाते हैं। पहला तो पूछा गया दंड और पुरस्कार से, जो कि पहले पूर्व परंपरागत में है। दूसरा आपसे पूछा जाता है कि गुड बॉय गुड गर्ल किस कंडीशन में है, किस स्थिति में है, तो वो आपकी तीसरी अवस्था होती है। और तीसरी अवस्था कौन सी, दूसरी अवस्था की तीसरी स्टेज होती है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए, 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच के पीछे कौन सा तर्क है? अब यहाँ पर देखिएगा, जीन पियाजे ने बताया था जैसे कि ये एक चिकनी मिट्टी है गोल सा। अब ये क्या लगता है बच्चे को कम लग रहा है। ठीक है, इसको बढ़ा करके क्या कर दिया गया, एक सांप जैसी आकृति बना दी गई। अब बच्चे को क्या लग रहा है कि ये ज़्यादा है, ये कम था, क्योंकि इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इसमें क्या बोला जाता है, इस सोच के पीछे का तर्क क्या है? तो याद रखिएगा, इस सोच के पीछे का जो तर्क है वो है आपका सेंट्रेशन। ठीक है, और ये किस एज में होता है, कमी किस एज में होती है? ये कमी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक के बच्चों के अंदर देखने को मिलती है। इसमें सेंट्रेशन मतलब कि जैसे आपको बोलते हैं ना, कंसंट्रेशन नहीं है क्या तुम्हारा, तो इसी से निकला हुआ है सेंट्रेशन, जिसमें आप मतलब आप चीज़ों को कम और ज़्यादा में फ़र्क नहीं बता पाते हैं। देखिए, चीज़ें तो दोनों समान है, इसी से ये बना है सांप, लेकिन ये जो सांप है ना, इसको लंबा बताया जाता है क्योंकि उसके पास कंसंट्रेशन नहीं है, मतलब कि सेंट्रेशन नहीं है। तो केंद्रीयता याद रखिएगा, जिसकी कमी की वजह से कम ज़्यादा में फ़र्क देखने को नहीं मिलता है। अमिनिस्टिक जो होता है जीववाद, ये भी आपको पूर्व संक्रियात्मक वाले बच्चों में दिखेगा। जैसे कि उसकी गुड़िया को मार दो तो वो रोने लगेगा कि मेरे गुड़िया को क्यों मारा। ठीक है, उसको लगता है कि हर एक चीज़ में जान होती है। जैसे कार्टून देखते हैं तो कार्टून में अगर किसी को चोट लग गया तो इसको भी प्रॉब्लम होता है, इसे लगता है कार्टून में भी जो बच्चा है उसके अंदर भी जान होती है। ठीक है, तो एमनिस्टिक मतलब यही होता है जीववाद, जिसमें सबको लगता है कि सभी के अंदर जान होती है। ये सारे पूर्व संक्रियात्मक वाली अवस्थाएं हैं, पूर्व संक्रियात्मक में देखने को मिलता है। ये जो है लैक ऑफ सेंट्रेशन, ये आपको पूर्व संक्रियात्मक में देखने को मिलता है। और जब आप देखोगे कि मूर्त संक्रियात्मक में बच्चा पहुंचता है, तीसरी स्टेज में पहुंचता है, तो सेंट्रेशन जो होता है वो चेंज हो जाता है, कम और ज़्यादा में अंतर करना बच्चा सीख जाता है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, ये जो होता है ये आपकी चौथी स्टेज जो होती है, अमूर्त संकल्पना, उसमें बच्चा जो है सीखने लगता है। ट्रांजिटिव इन्फ्रेंसेस, ये आपकी किस स्टेज में देखने को मिलती है? तीसरी स्टेज में देखने को मिल जाती है, जिसमें बच्चा क्या है, ए से बी बड़ा है। ठीक है, इस तरीके के कैलकुलेशन जो है करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और जो है बी जो है सी से छोटा है, इस तरीके से आप देखेंगे तो इस तरीके की चीज़ें वो करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ए जो है बी से बड़ा है, बी जो है सी से छोटा है, इस तरीके का गणना करना स्टार्ट कर देता है बच्चा, वो होता है पूर्व संक्रियात्मक। ठीक है, बहुत सारी देखिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन लोग। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका तो आंसर जो होगा कम ज़्यादा में फ़र्क सेंट्रेशन में, ये भी बता करके आगे निकल सकता था, लेकिन क्वेश्चन में अगली बार अगर पूछ दे कि किस उम्र के बच्चे में ऐसा लगता है कि सभी में जान होती है, तो वो होता जीववाद। ठीक है,
इस चीज़ को याद रखिएगा। एक ऑप्शन बन के आ जाए ए बी और सी, ये किसका लॉजिक है, तो ये संक्रमण का लॉजिक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। परिकल्पित निगमनात्मक ये कौन से स्टेप में बात करता है, पियाजे, तो याद रखिएगा ये चौथी स्टेज में बात करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के समरूप हैं, तो याद रखिएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था किसको बोलते हैं। जैसे ये देखिए, ये है आपकी इंद्रियगामक अवस्था, ठीक है, 0 से लेकर के 2 वर्ष तक की। 2 से 7 होता है प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशन से पहले, जिसको हम लोग कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक। कंक्रीट 7 से 11, जिसको हम लोग मूर्त बोलते हैं। कंक्रीट मतलब जो चीज़ें दिखती हैं उसको देख करके बोलना मूर्त संक्रियात्मक। तो मूर्त मतलब कि 7 से 11, और जो अमूर्त होता है वो होता है 11 से ऊपर, 15, 16, 17। ठीक है, तो यहाँ पर मूर्त पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। मैंने इससे पहले के क्वेश्चंस में आपको बता दिए हैं कि जो दूसरे साल की अवस्था होती है और 7 साल तक की अवस्था होती है, जिसमें बच्चा जो होता है लैक ऑफ कंसंट्रेशन, कम ज़्यादा में फ़र्क नहीं कर पाता है, ठीक है, सेंट्रेशन होता है। दूसरी अगर हम बात करेंगे तो बच्चे को लगता है कि सभी चीज़ों में जान होती है, निर्जीव चीज़ में भी जान समझने लगता है। 7 से 11 वर्ष में बच्चे क्या करने लगते हैं, ए में से बी ज़्यादा, बी से सी, मतलब ए बी से बड़ा है, बी जो है सी से बड़ा, इस तरीके की चीज़ों को, सी जो है बी से बड़ा है, ये इस तरीके की चीज़ों करने लगते हैं। सीरिएशन लगाना मतलब कि बच्चे क्रमबद्ध तरीके से चीज़ों को करना स्टार्ट कर देते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। जैसे कि पहले छोटी चीज़ें, फिर बड़ी चीज़ें, फिर बड़ी चीज़ें, ऐसे क्रम वाइज चीज़ों को लगाना स्टार्ट कर देते हैं। ये तो अपर लेवल का होता है, सबसे ऊपर है, याद रखिएगा। इसमें हर चीज़ बच्चा सीख जाता है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो थोड़ी चीज़ें हैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ले करके चलिए। अगर बहुत जल्दी में है आप तो थोड़ा सा रिस्क होगा, क्योंकि पेडागोजी है ऐसी चीज़ कि थोड़ा सा एक चीज़ क्लिक करने की बात होती है, इंटरेस्ट अपने आप आने लगता है, और वो चीज़ क्लिक नहीं हुई तो जीवन में कभी इंटरेस्ट नहीं आता। चलिए, एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए, तो याद रखिएगा कि शाब्दिक रूप से, दृश्यिक रूप से, मौखिक रूप से, सभी रूप से करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर केवल लिखा हुआ तो ये निगेटिव हो गए सारे। ठीक है, यहाँ पर होगा हर तरीके से। जो बच्चा देख नहीं सकता उसके लिए सुनाने वाली व्यवस्था कीजिए, जो सुन नहीं सकता उसके लिए दिखाने वाली व्यवस्था कीजिए। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। हर तरीके से समावेशी कक्षा में बच्चों को इंटरटेन करना है। और समावेशी कक्षा के बारे में बहुत अच्छा खासा लेक्चर दिया हुआ है पहले मैराथन में, तो उसको देखिएगा ज़रूर। थोड़ी सी लंबी मैराथन इसलिए पार्ट में डिवाइड करके दिया जा रहा है आप लोगों को, ताकि आप चीज़ों को सीख पाएँ। ठीक है, अच्छी तरीके से। और 1 घंटे के मैराथन को आधा घंटा पहले देखें, आधा घंटा बाद में देखें। एक बार ही देखने बैठेंगे, देख तो लेंगे, 2 घंटा तो आपका जाएगा, लेकिन चीज़ें कुछ समझ में आने वाली है नहीं। तो थोड़ा सा देखिए, फिर थोड़ा सा मेमोराइज़ कीजिए क्या क्या बताया गया, उसको पढ़िए। तरीका यही होता है, एक बार थोड़ा मेहनत लगेगा, लेकिन वो चीज़ें दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाएंगी। चलिए, यहाँ पर देखेंगे अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है, ये तो बिल्कुल फैक्ट है। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियाँ, गलतियाँ अप्रासंगिक है, मतलब कि अप्रासंगिक है, मतलब कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये मतलब इसको अवॉइड नहीं करा जा सकता है। इस पर डांट पड़ेगी, आपको क्लास के बाहर करा जाएगा, शिकायत पहुंचाई जाएगी आपके माता पिता से, आपको जलील कर दिया जाएगा क्लास में कि कैसे गलती कर दी। तो ये तो गलत है ना, बिल्कुल गलत है। क्योंकि अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां जो हैं और गलतियां इंपॉर्टेंट होती हैं। जब बच्चे गलती करेंगे इसका मतलब बच्चा सीखना चाहता है। बच्चे गलती करेंगे तो पता चलेगा गलती कहाँ कर रहा है बच्चा, उसको सुधारना है। लेकिन बच्चे गलती नहीं कर रहे हैं। जैसे कई बार क्या होता है ना कि टीचर जब बच्चों को पढ़ाता है तो बच्चे जल्दी जल्दी से, एक अच्छे बच्चे का, जो बच्चा जो पढ़ने में ठीक है, जिसका बैकग्राउंड अच्छा है, जो चीज़ों को सीख रहा है, या फिर उसको घर पर ट्यूशन भी मिल जाता है, वो होमवर्क करके चला आता है, और हम लोग क्या करते हैं, उसके कॉपी से उस होमवर्क को उतार लेते हैं। हमें चीज़ें समझ में नहीं आई, लेकिन सर ने बोला कि होमवर्क किया, तो हमने कहा जी सर होमवर्क किया, सबने कॉपियाँ दिखा दी, सर ने बोला वेरी गुड, सभी बच्चे शानदार हैं, आगे बढ़ते हैं। गलतियां तो बच्चों का पता ही नहीं चल पाया ना टीचर को, तो टीचर कैसे बताएगा कि कमी क्या रह गई। और जब अगले चैप्टर पे जाएगा, पुराने चैप्टर तो कंफर्म है ही नहीं, अगला चैप्टर पे क्या सीखेगा वो बच्चा, नहीं सीखेगा। पर ऐसे ही क्लास निकल जाता है और बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, और उसके बाद वो चीज़ें समझ में आती नहीं, और वो माइंड में चीज़ें घर कर जाती हैं कि हमारा मैथ कमज़ोर है, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें, मेरा इंग्लिश कमज़ोर है, मेरा ग्रामर कमज़ोर है। तो त्रुटियाँ इंपॉर्टेंट है, उसको पहचानना टीचर का काम है। बच्चों से बार बार पूछना कि हाँ बताओ बेटा क्या कमी है, बच्चे जो पूछें उनका जवाब भी देना टीचर का काम है। आप एक शिक्षक हैं तो डीप में चीज़ों को जानिए, ज़्यादा अच्छा होगा आप लोगों के लिए। सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए अगर आप पढ़ेंगे, परीक्षा कभी पास नहीं होगा, क्योंकि आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं। इसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर आपके मेमोरी बेस्ड पूछे जाते हैं, वो जिस दिन आपका स्ट्रांग हो जाएगा आप सिलेक्शन ले जाएंगे, ठीक है। व्यक्तिगत पर्यावरणीय कारकों पर आधारित है, बिल्कुल फैक्ट है। आपके व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों पर भी प्रभावित होता है। अधिगम सक्रिय रूप से होता है, याद रखिएगा, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर याद रखेंगे ये जो है ये आपका गलत है, ठीक है। और गलत ही पूछा है तो गलत, जो जब गलत पूछे ऑप्शन में गलत हो वही सही हो जाता है, याद रखिएगा। गलत गलत ढूंढ करके एक दूसरे के साथ गलत कर देते हैं, बात खत्म, हमारा 1 नंबर मिल जाता है।
चलिए यहाँ पर देखेंगे, एक विद्यार्थी कहता है कि समोसे का आकार त्रिभुज जैसा है, वह ज्यामितीय विवेचन में वैन हिले के अनुसार किस स्तर पर है। चलिए मैथ का सवाल है, बट मैंने कहा कि इसमें ही एक बारी बता देना ठीक है, क्योंकि ये सीडीपी में भी पूछ दिया जाता है कई बारी, ठीक है। तो याद रखिएगा वैन हिले का जो सवाल है, आकार की मतलब आकार को अगर वो समझने लगता है, जैसे कि रोटी क्या है, गोल है। सिलेंडर मतलब आपका गैस सिलेंडर क्या है, सिलेंड्रिकल है, ठीक है ना। बॉल क्या है, सर्कुलर है। इस चीज़ें समझ जाता है कि गोल है। समोसा कैसा है, ट्रायंगुलर है, ठीक है। दरवाज़ा कैसा है, कॉपी कैसा है, रेक्टेंगुलर है। तो इस तरीके से जब चीज़ों को सीख जाता है तो इसको बोला जाता है दृश्यीकरण। लेकिन जब उसको विशेषताएं बताने लगता है तो विश्लेषणात्मक में चला जाता है, ठीक है। कि पापा वर्ग की जो चारे भुजाएं होती हैं ना, वो बराबर होती हैं। अच्छा बेटा, बहुत शानदार। और यही नहीं पापा, रेक्टेंगल के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, लेकिन चारों भुजाएं बराबर नहीं होती। उसने क्या किया, वर्गीकरण कर दिया रेक्टेंगल को और आयत को। रेक्टेंगल आयत ही बोला जाता है, रेक्टेंगल को और स्क्वायर को, दोनों को उसने अलग अलग कर दिया कि हाँ, दोनों की विशेषताओं को उसने बता दिया। अरे बेटा वाह, तो उसको विश्लेषणात्मक बोला जाता है, ठीक है। और एक होता है अनौपचारिक, एक होता है औपचारिक, और एक होता है आपका, ये आपका लास्ट वाला होता है स्वयं सिद्धि, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है पहला और दूसरा, ठीक है। जब आकृति को बता दे तो दृश्यीकरण, और जब उसकी विशेषता को बता दे तो विश्लेषणात्मक। इतना ही पूछा जाता है, इससे ज़्यादा आपसे सीटेड में नहीं पूछेगा। और इससे ज़्यादा जब जानना है, जब उसकी तैयारी करोगे तो वहाँ पर बताएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से देखिए, शिक्षा के अधिकार अधिनियम से भी सवाल हमने बनते हैं, उनके एमसीक्यूज करा रखे हैं, एनईपी से करा रखे हैं, और एनसीएफ से भी सवाल करा रखे हैं। उनको जाकर के ज़रूर देखिए। और कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो टैग वर्ड ज़रूर देख लीजिएगा, वो बहुत हेल्प करेंगे। टैग वर्ड से तो देखिए, टैग वर्ड करने का मतलब ये नहीं है कि आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें टैग वर्ड से ही कर लोगे। टैग वर्ड एक सहारा आपको देने वाला है, ठीक है ना। जैसे कि मान के चलो कि बच्चे ही हर चीज़ नहीं होते जीवन में, लेकिन बुढ़ापे का एक सहारा है, बच्चा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ बच्चा ही सब कुछ है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, मतलब होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा आप। तो यहाँ पर देखेंगे कि 2009 के अनुसार 8वीं कक्षा तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन कार्यविधियाँ विकसित करते समय निम्न में से किन सिद्धांतों का अनुसरण करता है, ठीक है। तो 8वीं कक्षा तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए किस तरीके से बच्चों का मूल्यांकन करना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी विधियाँ हैं। तो माता पिता को पढ़ाने, गृह कार्य को पूरा करने का मार्ग दिखाएं। आजकल स्कूलों में ऐसा हो रहा है कि माता पिता जो हैं वो क्या कर रहे हैं, गृह कार्य कर रहे हैं बच्चों का, ठीक है। तो अच्छा है, एक तरीके से देखा जाए तो बच्चा भी एजुकेट हो रहा है, माता पिता भी। लेकिन ये एजुकेशन थोड़ा सा रॉन्ग है, याद रखिएगा। माता पिता के पास और भी काम है, माता पिता को काम करने दो, बच्चा का काम है पढ़ने का, तो बच्चे को पढ़ने दीजिए। ऐसा नहीं है कि माता पिता उसके काम में लगे रहें दिन भर, और ये आजकल हो रहा है। तो ये सभी चीज़ों से बचना है, इंपॉर्टेंट ये है, इन सभी चीज़ों को गलत करना है। बच्चे उसके विचार मुक्त रूप से प्रकट करने में सहायता करें, ठीक है। बच्चे को उसके, कोई भी बच्चा है वो कुछ बताना चाहता है, कुछ समझाना चाहता है, कुछ आपसे पूछना चाहता है, तो उसको डराए ना, उसको बोलने दें, ताकि पता चले कि वो पूछना क्या चाहता है। कई बार क्या होता है, बच्चे जब खड़ा होते हैं कि सर मेरा एक सवाल है, तो बैठ जाओ, क्लास के बाद पूछ लेना, क्लास के बाद कल पूछ लेना, कल कल तो बताया था लेकिन फिर तुम्हें बताना है। किसी और को दिक्कत है क्या क्लास में, कोई हाथ नहीं खड़ा करेगा, सिर्फ यही तुम्ही को बहुत दिक्कत है, तुम पढ़ते तो होने, दिन भर तो तुम्हारा ध्यान होता नहीं पढ़ाई लिखाई पर। तो इस तरीके की बातें नहीं कर रहे हैं, उससे बच्चों से पूछना है कि यार दिक्कत है क्या सर, ठीक है। तो पूछेगा, बताओ क्या दिक्कत है, तब जाके उसका सलूशन होगा, तब जाके पता चलेगा कि बच्चा जो है कमी कहाँ पर रह गई, बच्चा क्या सीखना चाहता है। बच्चे का भय, मानसिक आघात, चिंता मुक्त बनाए, बिल्कुल फैक्ट है। बच्चे के अंदर जो है ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसको भय मुक्त बनाना है। भय मतलब कि डराना, और मुक्त मतलब कि नहीं डराना, ठीक है। तो डरने से मुक्ति दिलाना है, चिंता से मुक्ति दिलाना है, मानसिक आघात से मुक्ति दिलाना है। यहाँ पर देखिए कितना आसान लिखा, बच्चों को भय। अब बच्चे क्या करेंगे, गलत कर देंगे। भय मुक्त बनाना मतलब उसके अंदर डर नहीं होना चाहिए, वो चार लोगों के बीच में शर्माए ना, चार लोगों के बीच में कॉन्फिडेंस उसका लो ना हो, ये इंपॉर्टेंट है। तो 2009 ये कहता है। परीक्षाओं को अनुशासन के साथ भाग लेने, तो चलिए परीक्षा वाले सवाल आ गए तो परीक्षा में गलत हो गया, ठीक है। और अनुशासन जो हो गया गलत हो गया, तो आंसर नंबर बी और सी राइट आंसर है, कहीं है ऑप्शन नंबर फर्स्ट बी और सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बाल विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। शरीर जो है वो विकास जो है वो शरीर के केंद्रीय भाग से बाहर की तरफ जाता है, जिसको हमने अधोमुखी बोला था आपको कि सेंटर से बाहर की तरफ जाता है। जैसे पहले क्या करेगा, बॉटल पकड़ना, फिर उसके बाद उंगलियों से बॉटल को खोलना सीखता है, ठीक है। विकास आनुवंशिकता से प्रभावित नहीं होता है, ये गलत बात है। आनुवंशिकता से विकास प्रभावित होता है, याद रखिएगा, ठीक है। माता पिता के अगर आंखें जो हैं वो नीली हैं तो आपकी भी होंगी,
ठीक है ना। और माता पिता अगर इंटेलिजेंट थे तो आप भी होंगे, माता पिता इंटेलिजेंट नहीं थे तो आप भी नहीं होंगे, पॉसिबिलिटीज़ है। हाँ, वो बात अलग है कि आप अपने स्किल को डेवलप करोगे, लेकिन माता पिता के पास जो दिमाग था वो दिमाग आपके जीन के थ्रू आपके पास आता है तो दिमाग उतना ही होगा। वो अलग बात है, आप स्किल को डेवलप कर सकते हैं, लेकिन टैलेंट तो उतना ही होगा दोस्त, याद रखिएगा। ऐसे परिवार में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास पर प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा गलत बात है, ठीक है। ऐसे क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्र पर प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। अगर एक क्षेत्र में विकास हो रहा है तो दूसरे क्षेत्र में उसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। जैसे आप मान के चलो कि आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, आपने हिंदी अच्छी सीख ली, ठीक है, कमज़ोर थी, हिंदी सीख ली आपने। अब आपको पता चल गया कि हिंदी को सीखने के लिए क्या करना पड़ा, मुझे कंसंट्रेशन लगानी पड़ी, चीज़ों को रेगुलर बेसिस पे पढ़ना स्टार्ट करा तो हिंदी मेरी अच्छी हो गई। तो इसी तरीके से अगर मैं इंग्लिश में करूँगा तो मेरा इंग्लिश भी मतलब सही हो जाएगा। मैथ में प्रैक्टिस करूँगा, थोड़ा सा पेशेंस रखूँगा तो मेरा मैथ भी सही हो जाएगा। तो जब विकास एक तरफ हो जाता है ना तो आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है और आप क्या करते हो, बाकी सारी चीज़ें भी अच्छे से करने लगते हो। लेकिन एक तरफ आप नेगेटिव होते हो ना तो हर एक काम कहते हो कि यार ये नहीं कर सका तो ये कैसे कर पाऊँगा यार, पॉसिबल ही नहीं है, मेरे बस का कुछ है नहीं। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं आपको देखने को मिल जाती हैं। विकास पूर्णतः संज्ञानात्मक नहीं है, याद रखिएगा, हर तरीके से दिमाग में संज्ञानात्मक नहीं है विकास। पूर्णतः जो होता है ये गलत हो जाएगा। बच्चे जो इसको सही करके चले आते हैं, लेकिन आंसर नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर, बाकी सारे जो होंगे गलत होंगे। अब विकास पूर्णतः संज्ञानात्मक कैसा है, नहीं है यार। विकास जैसे एक बच्चा है, ये छोटा सा लड्डू बेटा, अब ये बच्चा जो है यहाँ पर आके 4 फीट पे इसकी हाइट रुक जाती है, ठीक है। क्या इसका विकास हुआ शरीर का? नॉर्मल नेचुरल विकास तो हुआ नहीं। नॉर्मल कम से कम 5.5 से 6 फीट होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो पाया। तो इसका मतलब क्या हुआ, विकास जो है, इसका दिमाग बहुत तेज है लेकिन इसको विकास बोलेंगे क्या? नहीं। विकास में आपकी शारीरिक ग्रोथ भी होंगे, मानसिक ग्रोथ भी होगी, दोनों चीज़ें होनी चाहिए, याद रखिएगा। इसलिए संज्ञानात्मक विकास सिर्फ विकास नहीं होता, सारी चीज़ें जिसको हम बोलते हैं ना हॉलिस्टिक प्रोसेस, ठीक है ना, सर्वांगीण विकास इंपॉर्टेंट है, ना कि संज्ञानात्मक विकास। इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए, एक प्रगतिशील कक्षा में केवल मूल श्रवण को प्राथमिकता देना, मूक होगा यहाँ पर, ठीक है। केवल गलत हो गया ना यार, जब प्रगतिशील कक्षा है तो केवल नहीं, हर एक चीज़ को यहाँ पर महत्व दिया जाता है, ना कि केवल। अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है, अंक उन्मुख ओरिएंटेड होता है, ठीक है। ये तो अंक वाला हो गया, गलत हो गया। अधिगम व्यवहारिक सिद्धांतों पर डिपेंड होता है, गलत हो गया। देखिए कितना आसान है। अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नता, प्रगतिशील कक्षा क्या है, जिसमें आप हो, हम हैं, सभी लोग हैं और सभी लोग तरक्की ले रहे हैं, उसी को तो है। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना है, जैसे कि आप अपनी तरक्की ले रहे हो, मैं अपनी तरक्की ले रहा हूँ, कोई और अपनी तरक्की ले रहा है। टीचर को कोई एतराज़ नहीं है, हर अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट बन रहे हैं। कोई मैथ अच्छा जान रहा है, कोई हिंदी, कोई इंग्लिश, सभी अच्छा जान रहे हैं। टीचर भी क्या कह रहा है, बहुत अच्छी बात है, यही तो प्रगति है। देश में विभिन्नताएं हैं, जैसे इंडिया में हर जाति धर्म के लोग हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृति है, तो देश प्रगति भी करता है अगर चोरी ना हो, ठीक है ना। लेकिन वही है, कंजूसी है, चोरी है, लूट है, भ्रष्टाचार है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो टीचर के अंदर भी ये सारी चीज़ें ना हो, वो भेदभाव ना करे, रूढ़िवादिता ना करे, सभी पर विशेष ध्यान दे, तो विभिन्नताएं हैं और उसका फ़ायदा ये मिलेगा कि कक्षा जो होगी प्रगतिशील होगी, सभी बच्चे जो हैं प्रगति करेंगे, ठीक है। किसी के ऊपर कोई बोझ नहीं डालना है कि तुझे मैथ सीखना ही है, नहीं सीखना चाहता मत सिखाओ यार। वो कहना चाहता है कि मुझे नाचना है, बोलो नाचो भैया, नाचो ऐसा कि दुनिया देखे। ऐसा नहीं कि ऑर्केस्ट्रा में जाकर के नाचो, नाचो तो ऐसा नाचो ना कि दुनिया देखे, बोले कि हाँ वाकई में नाचता है यार, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे कोहलबर्ग से एक और सवाल, घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार सज़ा टालने के नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है? तो सज़ा टालना, मैंने बोला अभी कि दंड और पुरस्कार, देखिए क्वेश्चन को बदल दिया। अब उसमें क्या बोला था, 7 से 8 साल तक का बच्चा है, अभी देखा हमने वो किस चीज़ की अवस्था में है, तो वो दंड और पुरस्कार की अवस्था में है। अब यहाँ पर दंड और पुरस्कार दे दिया, अब एज पूछ लिया। तो आपको पता है प्री कन्वेंशनल स्टेज जो होता है 4 से लेकर के 10 साल तक का होता है, 10 से 14 होता है कन्वेंशनल, और पोस्ट कन्वेंशनल 14 से लेकर के ऊपर तक का होता है। अमूर्त संक्रियात्मक ये पियाजे की चौथी अवस्था होती है, ठीक है, सबसे बड़ी अवस्था होती है। लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता। सज़ा टालने के लिए कौन सी व्यवस्था है, प्री कन्वेंशनल, जिसमें बच्चा दंड और पुरस्कार से चीज़ों को सीखता है, नियमों को मानता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्री कन्वेंशनल, 4 से लेकर के 10 साल तक की इसकी एज मानी जाती है। चलिए, वाइगोत्स्की का सवाल है कि वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है किस चीज़ को लेकर के? आनुवंशिकता के ऊपर तो बात करते ही नहीं हैं, ठीक है। आनुवंशिकता के बारे में बात कौन करता है सबसे ज़्यादा? तो पियाजे, कि हाँ जैसा माता पिता हैं उसी के उन्हीं का कुछ जीन्स जो है ट्रांसफ़र होते हैं और वो फ़र्क डालते हैं। लेकिन वाइगोत्स्की ये कहते हैं कि जीन का उतना ज़्यादा महत्व नहीं है, समाज में बच्चा सीख लेता है बहुत सारी चीज़ें, ये भी बात फैक्ट है।
ठीक है। संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति उपकरणों के योगदान को, बिल्कुल फैक्ट है, संस्कृति उपकरण इंपॉर्टेंट है। जैसा कल्चर, जैसे बोलते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत, बच्चा जो है कैसे दोस्तों के साथ रहता है उसका विकास वही हो जाता है। तो संस्कृति उपकरण समझ रहे हैं, जैसा कल्चर उसके पास है, अगर उसके हाथ में किताब है तो वो पढ़ना सीखेगा, उसके हाथ में दारू की बोतल है तो पीना सीखेगा, हाथ में सिगरेट है तो पीना सीखेगा। तो कुल मिला जुला के वो एक संस्कृति है, कल्चर है। तो जैसे कल्चर में बच्चा रहता है उसका विकास भी वैसा ही होता है। ये कौन कहते हैं? वाइगोत्स्की कहते हैं। मतलब कि समाज के बारे में बात करते हैं, सामाजिकरण के बारे में, जैविक स्थितियों के मॉडल के बारे में ये बात नहीं करते हैं। अभिप्रेरणा के बारे में तो बिल्कुल भी बात नहीं करते, दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं। सिर्फ इनका मतलब ये है कि समाज में बच्चा रहेगा, जो देखेगा वो सीखेगा, बात खत्म। सेकेंड ऑप्शन जो होगा सही हो आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं को। ठीक है, परीक्षाओं को महत्व देती है, ये तो गलत हो गया। ज्ञान की सक्रिय संरचना को, ठीक है। किसी भी तरह के पाठ्यक्रम को, समापन को, मतलब मान के चले कि किसी भी तरीके का पाठ्यक्रम है उसको समाप्त कर देना, ये तो गलत बात है ना। मान के चले कि मैं अगर बहुत जल्दी जल्दी वो चीज़ें पढ़ा दूँ जो आपको दिखने में बहुत अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे, मोटे मोटे क्वेश्चंस करवा दूँ कि यार देखो मैंने 200 क्वेश्चन 300 क्वेश्चन का मैराथन करा दिया, तो उससे आपको कुछ फ़ायदा होगा नहीं। और मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं आपको वैसा कुछ दे दूं कंटेंट कि आप भी खुश हो जाएं, सब्सक्राइब करके चले जाएं और मेरा भी फ़ायदा हो जाए, मेरा भी टाइम बच जाए। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, मेरा मेहनत लगता है यार, एफर्ट लगा रहा हूं सिर्फ इसलिए ताकि आप वाकई में कुछ करें, आप सीखें, ताकि आप मेरा नाम लें। और हर कोई अपने नाम के लिए मरता है, जीता है, आप भी जीते हो कि आपका भी सिलेक्शन हो जाए, आपका भी नाम हो जाए। हम भी चाहते हैं यार कि हमारे बच्चे जो हैं नाम लें कि हाँ ये सर से पढ़े हैं, यहाँ इस चैनल से पढ़ाई करी है, तुम भी यहाँ से पढ़ाई करो। तो ये इंपॉर्टेंट है ना, कि हमारा जो इंपॉर्टेंस ये है कि हम जल्दी से जल्दी कवर कर दे कोर्सेज़ को, तो ये गलत हो जाएगा। अनुशासन ये सब निगेटिव होता है। मैं वो चीज़ पढ़ाता हूँ जेन्युइन, जो इंपॉर्टेंट है उसको देखिए आप लोग। ठीक है, ठीक है, तो इस चीज़ को समझिएगा। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा में इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चा मेन सेंटर में हो, बच्चे के हिसाब से चीज़ें डिज़ाइन की जाए, वही इंपॉर्टेंट है। आपको जो सीखना है मैं वही चीज़ आपको सिखाना चाहता हूँ, आप कैसे सीखना चाहते हैं वही चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ, उसी तरीके से सिखाने वाला हूँ, क्योंकि आप इंपॉर्टेंट है। मतलब इंपॉर्टेंट क्या है, आपका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रिजल्ट कैसे भी आए, लेकिन आपका रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए देखेंगे, छात्रों में भय का जो भाव होता है, तो छात्रों में जो भय का भाव होता है वो क्या है? अधिगम में सुधार। मान के चलिए आपके अंदर मैंने डर डाल दिया कि भाई आपका जो एग्ज़ाम था वो 30 तारीख को ना होकर के आपका एग्ज़ाम जो है वो कल कराया जाएगा, और क्वेश्चंस का लेवल जो होगा बहुत हार्ड होगा। जैसे आपको देखने को मिलता है आजकल डर का माहौल है कि ईवीएस में यहाँ से पूछा जा रहा है, अब इन किताबों से पढ़िए, अब इतने इतने, मतलब यार 15 नंबर के ईवीएस आते हैं, उसके लिए आप बाकी सारी चीज़ों को छोड़ करके आप किताबें पढ़ने लगते हो, लेकिन उसमें से ज़रूरी थोड़ी है कि जो आप पढ़ लोगे आ जाएगा। लोग बोलते हैं 4 से लेकर 5वीं क्लास तक की एनसीईआरटी पूरा पढ़ डालिए, उसी में से आएगा। अरे यार एक बार पढ़ दोगे तो क्या वो जो भी एक कोने में छुपा हुआ जो फैक्ट होगा वो पूछ देगा, तो क्या आपको याद हो जाएगा क्या? वो ऐसा नहीं है ना। आपको किताबों को पढ़ते रहना पड़ेगा। एक बार पढ़ लेने से एनसीईआरटी आपको ऐसा नहीं है कि सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपको 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ते रहना पड़ेगा, रूबरू होना पड़ेगा उसके साथ, तब जाके चीज़ें याद होंगी। और उतना अगर आप पेडागोजी पे ध्यान दोगे तो आपका नंबर तो ऐसे ही बूस्ट कर जाएगा। तो बेवजह का आप कौन से जगह की कौन सी बोली, नृत्य, ये सारी चीज़ें जीवन में कभी काम नहीं आएगी, पेडागोजी हमेशा काम आएगा। तो पेडागोजी पर मेन फोकस कीजिए। बाकी अगर समय बचता है तो उन सभी चीज़ों पर एक बार नज़र ज़रूर मारिएगा, वो आपकी सेकेंडरी चीज़ें हैं, लेकिन प्राइमरी चीज़ें ये इंपॉर्टेंट है। तो आप डर का माहौल मत बनाइए, आप पढ़िए, क्योंकि अधिगम में सुधार आप पढ़ने से करेंगे, आपके अंदर डर नहीं होगा तभी हो पाएगा। लेकिन अगर भय का भाव हो गया तो क्या होगा? अधिगम के लिए हानिकारक हो जाएगा। अगर आप डर जाएंगे कि यार ईवीएस यहाँ से पूछा जा रहा है, तो आप पढ़ नहीं पाएंगे दोस्त, आपका पेडागोजी भी छूटेगा, आपका ईवीएस भी छूटेगा, क्योंकि जब पेपर में पूछा जाएगा ईवीएस नहीं समझ में आएगा तो बेकार हो जाएगा सारी चीज़ें। ठीक है, आवश्यक तो बिल्कुल, भय तो आवश्यक बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, भय बिल्कुल आवश्यक नहीं है। ठीक है, और प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, याद रखिएगा। तो भय का भाव जो है वो अधिगम के लिए हानिकारक है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर। विकास क्या है? एक आयामी है, एक दिशीय है, बदलाव किया जा सकता है आनुवंशिकता द्वारा, पूर्ण रूप से निर्धारित। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। विकास क्या है? एक आयामी है, एक दिशा में जाता है, क्या पीछे नहीं आता है, सिर्फ एक दिशा में जाएगा, पीछे नहीं आएगा। विकास में बदलाव किया जा सकता है आनुवंशिकता द्वारा, पूर्ण रूप से निर्धारित, मतलब पूर्ण रूप से, क्या पूर्ण रूप से बताया जा सकता है क्या कि इसका विकास किस लेवल का होगा? ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो विकास लिख करके आंसर जरूर कीजिएगा। चलिए, इनमें से कौन पूर्णतः आनुवंशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है? तो याद रखिएगा मित्रों का चयन
जन्म के बाद होता है। आँखों का रंग पूर्व निर्धारित होता है। शैक्षणिक सफलता आपके ऊपर डिपेंड करती है। आप जब स्कूल में जाते हैं किस तरीके से टीचर पढ़ाएगा, किस तरीके से आप पढ़ेंगे, कैसे दोस्त यार हैं, सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। शिक्षा में आपकी रुचि है कि नहीं, मैथ पढ़ना अच्छा लगता है कि नहीं। आप पता चले सिर्फ ईवीएस लेकर के बैठ जा रहे हो, पता चले कि सिर्फ मैथ लेकर के बैठ जा रहे हो, पता चले सिर्फ इंग्लिश लेकर के बैठ जा रहे हो, तो आप अच्छा स्कोर नहीं करेंगे। आप ओवरऑल सब्जेक्ट्स में आपको सारी चीज़ें पढ़नी है अगर सर्वांगीण विकास चाहिए तो। ठीक है, तो शिक्षा में रुचि इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर याद रखेंगे निर्धारण क्या किया जा सकता है, आंखों का रंग आनुवांशिकता द्वारा। बाकी सारी चीज़ें वातावरण के द्वारा, पर्यावरण के द्वारा, समाज के द्वारा निर्धारित होती है, जैसे मित्रों का चयन, शैक्षणिक सफलता, शिक्षा में रुचि। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं, तो याद रखिएगा सामाजिक संस्थाएं मतलब स्कूल जाने वाली बात है, तो स्कूल जो है वो द्वितीय सामाजिकरण की अवस्था है। इस चीज़ के बारे में मैंने आपको पहले भी अवगत कराया है। तो सामाजिकरण के बारे में यहाँ पर देख लीजिए कि सामाजिकरण संस्था में प्रवेश करने की जो अवस्था है द्वितीय अवस्था है, याद रखिएगा। प्राथमिक अवस्था माता पिता हैं, और माता पिता जो आपको सिखाते हैं 0 से 2 वर्ष, जिसको हम लोग शैशव काल कहते हैं। शैशव काल तक बच्चे जो हैं माता पिता के पास रहते हैं, और उसी को सामाजिकरण की अवस्था कही जाती है। लेकिन बच्चे जब कार्टून देखने स्टार्ट कर देते हैं और जब स्कूल जाना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो जो स्टेज होती है वो हो जाती है आपकी सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, याद रखिएगा। परिवार और मित्र, परिवार जो होता है वो एजेंसी होता है। अगर एजेंट की बात करेंगे, ठीक है, एजेंट की बात करेंगे तो माता पिता, भाई बहन, ये आपके एजेंट होते हैं प्राइमरी। और अगर सेकेंडरी एजेंट की बात करेंगे तो शिक्षक होते हैं, समकक्षी बच्चे जिसको पीयर्स कहा जाता है वो हैं, वो आपके सेकेंडरी एजेंट हैं। एजेंसी की बात करेंगे तो परिवार प्राइमरी है, सेकेंडरी स्कूल है, और एजेंसी में एजेंट होते हैं। तो एजेंट कौन है? प्राइमरी माता पिता, और सेकेंडरी एजेंट कौन है? वो आपके टीचर्स और पीयर्स। एक प्रश्न यहाँ पर देखेंगे कि रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों का उपयोग करती है और सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह भी बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका समर्थन करता है? सिगमंड फ्रायड या मनोयौनिक सिद्धांत। सिगमंड फ्रायड के बारे में तो आपको ऐसे भी पता है, सीटेट में सवाल बनते हैं नहीं दोस्त। वाइगोत्स्की से सामाजिक संरचना। अब जब यहाँ पर सहपाठियों की बात हो, सहपाठियों द्वारा अधिगम हो रहा है, मतलब कि एक कल्चर की बात हो रही है, मिलजुल करके काम करने की बात की जा रही है, तो वाइगोत्स्की यहाँ पर हाजिर हो जाएंगे, कहेंगे मेरा ही ये सिद्धांत है दोस्त। क्योंकि जब मिल करके काम होगा, जब एक दूसरे से सीखने की बात होगी, जब एक दूसरे के ग्रुप में रहने की, समूह में रहने की बात होगी, एक दूसरे को मदद करने की बात होगी, तो वाइगोत्स्की वहाँ पर हाजिर होंगे, और वो सामाजिक संस्कृति सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, नैतिकता से कहीं यहाँ पर कुछ सवाल नहीं दिख रहा है, तो नैतिकता तो होगा नहीं, और ना ही बीएफ स्किनर के इस व्यवहार की बात की जा रही है। स्किनर किस चीज़ के बारे में? पुनर्वलन के बारे में बात करते थे। बच्चा अगर थोड़ा सा कमज़ोर है, उसको साइकिल का लालच दो, बच्चा सीखना स्टार्ट कर देगा। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे अभी स्किनर के बारे में भी बहुत ज़्यादा सवाल बनते नहीं हैं। मोस्ट प्रॉब्ली राइट आंसर जो है आपका सेकंड होगा, क्योंकि सहपाठियों के द्वारा सीखने की बात की जा रही है। ठीक है, समूह की बात की जा रही है। आनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया है, क्या है? अनुकूलन, अधिगम, समाजीकरण, परिपक्वता। तो आनुवंशिक विन्यास की बात करेंगे अगर हम, तो विन्यास का मतलब फॉर्मेशन की बात की जाती है। तो जैसे कि आनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित मतलब कि जो आनुवंशिकता आपका बन रहा है, जैसे कि आपके अंदर, जैसे बच्चा पेट में होता है तो उसके अंदर जेनेटिक जा रहा है, लेकिन जेनेटिक को जाने से पहले उसके अंदर क्या ऐसी चीज़ है जिस चीज़ को वो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो वो इम्पॉर्टेंट है, वो रोल प्ले करता है, तो वो होता है परिपक्वता। देखिए, परिपक्वता वो होता है ना जिसके अंदर शारीरिक, मानसिक, हर तरीके का विकास हो, जिसको सर्वांगीण विकास बोला जाता है। तो आनुवंशिकता विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की जो प्रक्रिया है उसको परिपक्वता कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आनुवंशिक विन्यास जो है मतलब कि आनुवंशिकता के बनने की लेआउट का जो प्रोसेस है, उससे पहले निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया जो है परिपक्वता है। उसके निर्धारण से पहले जो एक स्टेज है उसको बोलते हैं परिपक्वता। अगर आप परिपक्व नहीं हैं तो वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी, वो चीज़ें खराब हो जाएंगी। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और आनुवंशिकता से अगर चीज़ें आपको समझ में नहीं आती तो आनुवंशिकता से समाजीकरण का कहीं निर्धारण होना नहीं है, अधिगम की बात करता नहीं है, अनुकूलन की बात करता नहीं है। जब भी जेनेटिक की बात आएगी, मैच्योरेशन, परिपक्वता की बात आएगी, जैसे कि आपने देखा है पियाजे ने क्या कहा है कि बच्चा जो है वो क्या करता है, जैसे जैसे बड़ा होगा उसके अंदर मैच्योरिटी आती जाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे मैच्योरिटी आएगी, मतलब परिपक्वता आएगी। ठीक है, तो ये सब किस पे डिपेंड करता है? जेनेटिक पर भी डिपेंड करता है। तो जेनेटिक पे आने से पहले आपका मैच्योरेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ये आपका इंपॉर्टेंट, ये अगर आप परिपक्व हैं तो आपका आनुवंशिकता भी दिखता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा।
विकास का सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। तो उसको क्या कहा जाता है? तो देखिए, शरीर के मध्य से स्टार्ट होकर के बाहर की तरफ जाता है, मैंने आपको बताया अधोगामी होता है। अगर सर से लेकर के पाँव तक जाता है तो उसको शीर्षगामी कहा जाता है। और यही दोनों सवाल बनते हैं। इसके अलावा ये घुमावदार और विशिष्टता, ये कोई ऑप्शन नहीं आता है। आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है सेंटर से लेकर के बाहर की तरफ जाता है, सर से लेकर के पाँव तक, सर से मतलब शीर्ष से लेकर के नीचे तक, तो उसको वहाँ पर शीर्षगामी। सवाल बनता है मध्य से बाहर की तरफ, तो अधोगामी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशील वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? तो शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उस चीज़ को भी देख लीजिए। पूरा वीडियो देखेंगे तो बहुत हेल्प मिलेगी, मैंने पहले भी बोला। यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर नहीं किया हो तो। और आपको लगता है कि छोड़ो यार क्या करो, तो कोई बात नहीं। देखिए, शैशवावस्था की बात करें तो इस स्टेज जो होती है 0 से लेकर के 5 वर्ष तक की होती है। लेकिन अगर हम बात करेंगे प्रारंभिक बाल्यावस्था की, तो 2 से लेकर के 6 वर्ष तक की अवस्था होती है। कई बार आपको 0 से लेकर के 6 वर्ष देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, 0 से लेकर के 6 वर्ष देखने को मिल जाएगा शैशवावस्था का एज, 5 से 6। और 2 से लेकर 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसको प्रारंभिक बाल्यावस्था बोला जाता है। और 6 से 9 तक आपको मध्य बाल्यावस्था बोला जाता है। 9 से लेकर के 12 तक आपको कौन सी अवस्था बोला जाता है? उत्तर बाल्यावस्था। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो मध्य बाल्यावस्था तो होगा नहीं, क्योंकि आपको सोचने की क्षमता जो है वो आपके 6 वर्ष तक स्टार्ट हो जाती है। अब बच्चा कंफ्यूज कि शैशवावस्था में बच्चा क्या करता है? सोचना स्टार्ट कर देता है। लेकिन दोस्त, शैशवावस्था में सोचना स्टार्ट कर देता है वो एज तो 0 से लेकर के 6 वर्ष होती है। लेकिन शैशव काल जो होता है 0 से लेकर के 2 वर्ष तक का होता है, ठीक है। अब शैशवावस्था की बात करोगे 0 से लेकर के 6 वर्ष, तो जो 0 से लेकर के 2 वर्ष तक का बच्चा है, क्या कल्पनाशील होकर के सोचना स्टार्ट कर देता है? नहीं करता ना। कल्पनाशीलता वाले खेल में वो भाग ले पाता है क्या? मतलब सोचने वाले, जैसे वीडियो गेम हुआ, जैसे टेम्पल रन हुआ, क्या 2 साल का बच्चा टेम्पल रन खेल पाएगा? नहीं खेल पाएगा। वो बस कार्टून लगा सकता है, स्किप कर सकता है ऐड को, इससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता कुछ भी। उसका दिमाग उतना अभी कहीं ना कहीं ब्रॉड नहीं हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? सक्रिय रूप से भाग लेने लगता है। तो वो जो भाग लेने लगेगा 2 से लेकर के 6 वर्ष की अवस्था वाले प्रारूप में भाग लेगा, ना कि 2 से लेकर के 6 वर्ष, 0 से लेकर के 6 वाले में। 0 में 1 में तो भाग लेता ही नहीं है, 2 तक तो भाग लेता ही नहीं है। तो 2 तक भाग नहीं लेता है तो इसको गलत कर देंगे। 2 से लेकर के 6 साल के बच्चे अब धीरे धीरे पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहीं पर सवाल बनता है। बच्चे ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगा के बड़े प्यार से चले आते हैं, कहते हैं 1 नंबर लूट लिया। आपको पता है लूटा आपने नहीं है, सीबीएसई ने लूट लिया आपसे 1 नंबर। आंसर होगा सेकंड। प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से लेकर के 6 वर्ष, याद रखिएगा। 6 से 9 मध्य और 9 से 12 उत्तर। ये सवाल बनते हैं उत्तर, ठीक है। चलिए, नैतिक विकास से संबंधित कौन है? कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, पियाजे, गार्डनर। नैतिक विकास से जहाँ पर संबंध की बात आएगी ये होंगे आपके कोहलबर्ग, याद रखिएगा। वाइगोत्स्की सामाजिक संस्कृति से, पियाजे जो है आपके किस चीज़ से देखने को मिलेंगे? ये आपके संज्ञानात्मक विकास से देखने को मिलेंगे। गार्डनर, बच्चे परेशान होते हैं यार, गार्डनर ने 8 बुद्धि बताई है, उन्होंने जनरल बुद्धि के बारे में बात ही नहीं करी, इसलिए इनको क्रिटिसाइज किया जाता है। इन्होंने कहा कि सामान्य बुद्धि नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, हर बंदे के अंदर कोई ना कोई बुद्धि होती है, और उस बुद्धि को मैं बता देता हूँ कैसे याद रखना है। 8 बुद्धियाँ हैं इनकी, जैसे अब यहाँ पर बता देता हूँ 8 बुद्धि कैसे आपको याद रखनी है। पहली बुद्धि है इनकी इंटर पर्सनल। इंटर मतलब किसी के व्यक्ति के अंदर, एंटर मतलब अंदर घुस जाइए, इंटर पर्सनल। दूसरी होती है इंट्रा पर्सनल। इंटर मतलब दूसरे के अंदर घुसना, मतलब कि दूसरा क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, ये सारी चीज़ें पता लगा लेना, जैसे नेता लोग हैं। दूसरा इंट्रा पर्सनल, आप अपने अंदर क्या झांक करके देखिए, आप क्या हैं, क्या आप वाकई में सीटेट पास करने वाले हैं, क्या आप वाकई में पढ़ रहे हो, सीरियस हो जीवन को लेकर के कि नहीं, ये सारी चीज़ें खुद के जानना, खुद के बारे में जानना इंट्रा, दूसरे के बारे में जानना मतलब कि दूसरे की लाइफ में इंटर करो, तो इंटर, ठीक है, हो गया। तीसरा देखो और चौथा देखो, एक है संगीत जिसको म्यूजिकल बोलते हैं, और एक है डांस। तो डांस और म्यूजिक जो है साथ साथ है कि नहीं? बिल्कुल फैक्ट है। तो नाचना गतिक वाला है, डांस गतिक ऊर्जा, जैसे कि पायलट क्या है? गतिक इंटेलिजेंस है, डांस है गतिक इंटेलिजेंस है, म्यूजिकल मतलब कि आवाज़ से लेकर के, ठीक है ना। तो ये 4 चीज़ें हो गई, इंटर, इंट्रा, म्यूजिक और डांस, 4 चीज़ें हो गई। 4 चीज़ें और बाकी हैं, उसको भी देखेंगे दोस्त। 5वें की बात करते हैं, तो 5वें में क्या होगा? आपकी गणित आ जाएगी, जिसको हम लोग रीजनिंग की बात करते हैं, और 6वां आ जाएगा भाषा। तो आपको पता है कि गणित की भाषा आपकी बड़ी कमज़ोर है भैया, तो गणित की भाषा आपकी बड़ी कमज़ोर है, याद रखिएगा। गणित जो है आपका कमज़ोर है, भाषा भी आपकी कमज़ोर है। तो भाषा भी अच्छी है, गणित भी अच्छी है, तो जहाँ पर गणित आएगा, गणित की एक भाषा होती है। इस तरीके से याद रखिएगा। 6 चीज़ें याद हो गई।
ठीक है। 7वीं की बात करेंगे और 8वीं की बात करेंगे तो प्रकृति का स्थान कहाँ पर है दोस्त? प्रकृति का स्थान जो है वो हर जगह है भाई, सबसे पहले प्रकृति का स्थान है। तो 7वां प्राकृतिक आ गया और 8वां जो हो गया स्थानिक आ गया। कितना आसान है, इंटर इंट्रा, म्यूजिक डांस, डांस म्यूजिक, गणित की भाषा और प्रकृति का स्थान, ये 8 भाषाएं और ये 8 बुद्धि उन्होंने बताई है। हर व्यक्ति के अंदर अपना अपना होता है। आप अगर यहाँ तक आ चुके हैं तो आप एक बारी कमेंट करने का कष्ट जरूर कीजिएगा कि आपके अंदर इसमें कौन सी बुद्धि है। क्या इंट्रा है, इंटर है, म्यूजिकल है, डांस, गणित, भाषा, प्रकृति या स्थान, कौन सा है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं दोस्त। यहाँ पर देख लीजिए कोहलबर्ग के बारे में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इसकी PDF टेलीग्राम पर है, जा करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा गलत तो ये हो गया, प्री कन्वेंशनल 10 साल तक की एज में होता है, 10 से लेकर के 14 होता है और 14 से लेकर के 18 ऊपर तक जाता है। चलिए एक और सवाल, जैसे मैंने बोला कि पियाजे से रिलेटेड अच्छे खासे सवाल बनते हैं। स्कीमा मतलब जानते ही हो, और नए जानकारियों को, जैसे कि पुराने स्कीमा में वर्तमान स्कीमा में नई जानकारी को जोड़ना क्या कहा जाता है? जैसे पुराना स्कीमा है, मतलब वर्तमान स्कीमा जो चल रहा है उसमें नई जानकारी को जोड़ना आत्मसातकरण कहते हैं। पुराने जो वर्तमान स्कीमा है उसको संशोधन करना क्या कहा जाता है? उसको बोला जाता है समायोजन। संशोधन करने को समायोजन बोला जाता है, और नई जानकारी को जोड़ देना उसको बोला जाता है आत्मसातकरण। लेकिन एक नया स्कीमा ही बना देना उसको बोला जाता है समायोजन, ठीक है, तो याद रखिएगा। इसी तरीके के सवाल बनते हैं, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने के योग्य होता है? अब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में देखेंगे तो जो अब पहली अवस्था है 0 से लेकर के 2 वर्ष, ये होती है पूर्व संक्रियात्मक। 2 से लेकर के 7 वर्ष, 0 से 2 वर्ष जो होती है इंद्रियगामक अवस्था होती है, सेंसरी मोटर। 2 से 7 प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक। 7 से 11 कंक्रीट होता है, इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, मूर्त संक्रियात्मक, जिसमें चीज़ें दिखती है ऑब्जेक्ट के साथ। आप लोग यहाँ पर लॉजिक देना स्टार्ट करते हैं 7 से 11 वर्ष तक। अब इसमें क्या होगा? प्रतिवर्तन परिकल्पना आधारित निगमनात्मक चिंतन। तो निगमनात्मक चिंतन तो कर ही नहीं पाता, वो तो 11 से 15 की अवस्था में बच्चा कर पाता है, ठीक है ना। पहले नियम बनाएगा। तार्किक सोच चिंतन की बात करें, चिंतन ये तो हो ही नहीं सकता। अमूर्त चिंतन ये तो आपका 11 से 15 है। तो प्रतिवर्तन कल्पना आधारित, तो याद रखिएगा। रिवर्सिबिलिटी के बारे में बात करी जा रही है। रिवर्सिबिलिटी मतलब क्या होता है? ए से लेकर के जेड तक। अब आपसे भी मैं पूछूँ ना ए से जेड बता दो तो आप बता दोगे, लेकिन जेड से ए तक पूछूँ तो आप बता तो दोगे, लेकिन क्या सोचोगे? जेड, वाई, एक्स, डब्ल्यू, भी, यू, इस तरीके से, जैसे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ आपने पूरा बता दिया। लेकिन अब इसी स्पीड में क्या आप जेड से ए तक बता सकते हो? नहीं बता सकते। लेकिन आप देखोगे कि 7 से 11 साल का जो बच्चा होता है ए से लेकर जेड तक बता देता है, जिस स्पीड में बताता है जेड से लेकर के ए तक भी उसी स्पीड में बता सकता है। पॉसिबिलिटीज है, और ना बताए लेकिन स्पीड धीरे भी हो लेकिन बता देगा। जैसे आपसे बोला जाए ए से लेकर के 10 तक, 1 से लेकर 10 तक बताओ, लेकिन 10 से लेकर ए तक बताओ, तो आप बता दोगे, उसी स्पीड में बता दोगे। लेकिन ए से जेड तक क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ पर आपने अभ्यास ही नहीं करा है। तो जिस चीज़ का अभ्यास नहीं होता है ना जीवन में, वो हमेशा मुश्किलें देती हैं। तो याद रखिएगा, मैं जिस तरीके से पेडागोजी पढ़ा रहा हूँ आपका वक्त ले रहा हूँ, लेकिन इस वक्त को अगर आप दोगे ना तो आपको मज़ा आने वाला है। मुझे भी पता है, मैं अगर बहुत चाहूँ सजा सजा के वो क्वेश्चंस को मैं आपको सामने करवा सकता हूँ, और बड़ा अच्छा सब्सक्राइबर भी मिलेगा और व्यूज़ भी आएंगे, लेकिन उससे नुकसान आपका होगा दोस्त, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ चीज़ें वो दूँ जो वाकई में कंटेंट है, और उसको पढ़िए, थोड़ा सा धैर्य रख के पढ़िए, समय निकाल के पढ़िए, लेकिन पढ़िए वो चीज़ें काम आएंगी, ठीक है। तो जिस चीज़ पर आप फोकस करते हो, जो चीज़ एक बार पढ़ लेते हो, जीवन में वो हमेशा काम आता है, तो याद रखिएगा। तो ये जो अवस्थाएं होती है, इसमें बच्चा जो है रिवर्सिबिलिटी कर लेता है, 1 से लेकर 10 तक बोल लेता है, लेकिन 10 से लेकर के ए तक भी बोलना स्टार्ट कर देता है वो। मतलब उसको पता हो जाता है, जैसे घर से लेकर के स्कूल जाता है, लेकिन चला तो गया स्कूल, लेकिन अब जब वापस आने की बारी आएगी तो नहीं आ पाता है, जो कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है, जो 2 से लेकर के 7 साल का बच्चा होता है। लेकिन 7 से 11 वाला बच्चा घर से स्कूल जाता है, लेकिन स्कूल से घर भी चला आता है। वही वाली अवस्था यहाँ पर प्रतिवर्तन परिकल्पना आधारित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा। इसी क्वेश्चन में देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, और भी क्वेश्चंस डिस्कस धीरे धीरे करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कोहलबर्ग में कौन सी अवस्था है जो कोहलबर्ग की नहीं है, नैतिक सिद्धांत में कौन सा शामिल नहीं है। तो पारंपरिक स्टेज है, अपारंपरिक स्टेज नहीं होता है, उत्तर पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक है। पूर्व पारंपरिक 4 से लेकर के 10, उत्तर पारंपरिक 14 से लेकर के ऊपर, और पारंपरिक जो होता है वो 10 से लेकर के 14, ठीक है। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा और भी बात कर लेते हैं। पूर्व पारंपरिक में क्या होता है? इसमें 2 स्टेज होंगे, पहला और दूसरा, ठीक है।
इनकी 3 स्टेजेस हैं, जिसमें पहला पूर्व पारंपरिक है 10 4 से लेकर के 10, जिसमें इसमें देखोगे कि बच्चे को दंड और पुरस्कार से सीखने को मिलता है। टिट फॉर टैट, मतलब जैसे करोगे वैसा करेगा। बच्चे को अगर मार दोगे तो बच्चा आपको भी मार देगा, ठीक है। आप बच्चे की मम्मी को मारोगे तो वो आपकी मम्मी को मार देगा, ठीक है। पारंपरिक स्टेज की अगर हम बात करें, इसमें भी 2 स्टेजेस होते हैं। एक पहला स्टेज होता है बच्चों को इंप्रेस करना। 10 से 14 साल के बच्चे किशोरावस्था में पहुंच जाते हैं, तो इनको इंप्रेस भी तो करना होता है ना, तो इंप्रेस करते हैं भाई। अच्छा गुड बॉय गुड गर्ल वाली कंडीशन होती है। और एक होता है यहाँ पर सिस्टम को मानना, समाज के सिस्टम को मानना। पापा ने बोला बेटा ऐसा करो तो बच्चा वैसा करता है, बच्चे को बोला कि ऐसा मत करो तो बच्चा वैसा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इंप्रेस करना है। बाद में आती है उत्तर पारंपरिक अवस्था, जिसमें आपको 5वां और छठा दिखता है। छठवां तो यूनिवर्सल हो जाता है, जिसमें बच्चा जो है कुछ भी नहीं मानता, जो समाज के लिए अच्छा है उसके लिए जान भी दे सकता है। लेकिन 5वीं जो स्टेज होती है, ये समाज के नियमों को मानता है, लेकिन एक हद तक मानता है। इसमें समाज के नियमों को नहीं माना जाता है। बस अगर ख़त्म है तो ख़त्म है, अगर जान देना है तो देना है, परिवार है पीछे, लेकिन कोई बात नहीं। अगर बम फट रहा है, अगर मैं अगर बम को पकड़ लेता हूँ, अगर सिर्फ मेरी जान जाती है, बाकियों की बच जाती है, तो मैं माँ को, बाप को, भाई को नहीं देखूंगा, मैं पूरे देश को देखूंगा। तो वो वाला यूनिवर्सल वाली बात हो जाती है। 5वीं स्टेज जो होती है, उसको मैं बता दूं आपको कि इसमें नैतिकता के बारे में बात तो की जाती है, लेकिन एक लिमिट है इसमें। जैसे बोलते हैं ना कि एक लिमिट होती है हर चीज़ की, तो 5वीं स्टेज में क्या होता है, एक लिमिट है, लिमिट अगर क्रॉस होगा तो उसको तोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। जैसे कि एम्बुलेंस जा रहा है, रेड लाइट दिखा सामने, लेकिन रेड लाइट पर गाड़ी रुकेगी नहीं, क्योंकि 5वीं अवस्था है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगा सिस्टम टूटेगा, ठीक है। चलिए, एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेव वाइगोत्स्की की सामाजिक संरचना सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है। उसे निम्न में से किसी के प्रयोग से बचना चाहिए। कहने का मतलब, वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर अगर मैं काम करना चाहता हूं तो मुझे ऐसा क्या क्या करना चाहिए क्लास के अंदर, जो वाइगोत्स्की के नियमों के हिसाब से है। तो पहला प्रश्न है कि सामाजिक संदर्भों पर आधारित जो है शिक्षण अधिगम की परिकल्पना बनाना चाहिए, मतलब करना चाहिए, ठीक है। देखिए, वाइगोत्स्की ने क्या बोला कि समूहों में बच्चों को बांट दो, सहपाठियों से एक दूसरे के साथ अवगत कराओ, सहपाठी एक दूसरे से सवाल पूछेंगे, उनको उनसे पूछने दो, समूह बना करके चीज़ों को सीखने के लिए मजबूर करो, बच्चे उस तरीके से सीखें। अच्छा है, इंटरेक्शन होगा अच्छा खासा, सामाजिक बनेगा और चीज़ें अदला बदली होंगी। तो सामाजिक संदर्भ पे बनाना मतलब कि हाँ, वाइगोत्स्की का ये कहना तो ठीक है, ये करना चाहिए मेरे हिसाब से, वाइगोत्स्की के हिसाब से करना चाहिए। विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना चाहिए। तो बच्चा जो है वो अधिगम कर रहा है, तो उसके गहन अवलोकन तो पॉजिटिव होता है। गहन मतलब कि एकदम बारीकी से अवलोकन करना चाहिए, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो अवलोकन कैसे करेंगे? जैसे कि अवलोकन करने के लिए उनको हम फील्ड में उतारेंगे। जैसे कि हम जो चीज़ें सिखा रहे हैं उसके बाद हम उनको लेकर के जाते हैं, मान के चलो कि हम पेड़ पौधा दिखाते हैं, चाहे उसको गाँव घुमाते हैं, चाहे बकरी दिखाते हैं, गाय दिखाते हैं, चाहे कोई ऐसा दिखा देते हैं, कुछ नया एक पेन दिखा दिया, ठीक है। एक पेन आती है जिसमें लाल, हरा, नीला, पीला सभी कलर होते थे पहले, मोटी सी कलम आती है, वो कलम मैंने बच्चों को दिखाया। अब बच्चे देख करके किस तरीके से फेस एक्सप्रेशन है, क्या सोच रहा है, क्या उसमें खो गया है, क्या उसको नई चीज़ें देख करके इंटरेस्ट आ रहा है, या फिर देख के वो कुछ अपने दोस्तों से ही बात करने लगा, उसको इंटरेस्ट ही नहीं नई चीज़ दिखाने के बावजूद। तो गहन अवलोकन करना पड़ेगा कि बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ पर है, किस तरीके से नई चीज़ों को देख करके इंटरेक्ट करता है, नई पुरानी चीज़ों को देख करके। और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अवलोकन करना इंपॉर्टेंट है। टीचर का ये फ़र्ज़ बनता है वो विद्यार्थियों का अवलोकन करे। और यहाँ पर सवाल क्या है कि कौन सी चीज़ों से बचना चाहिए, मतलब कौन सी चीज़ नहीं करनी चाहिए। देखिए, सवाल को बदल दिया, बचने से नहीं कर दिया। तो अधिगम के लिए आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना। कहीं भी वाइगोत्स्की ये नहीं कहते हैं कि उसको मानकीकृत परीक्षाओं को देना चाहिए। मानकीकृत परीक्षाओं का मतलब आपको पता ही होना चाहिए कि स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन जैसे कि हर 3 महीने पे, 6 महीने पे, 1 साल पे होता है, वैसा नहीं करना चाहिए। उससे बच्चे जो हैं निगेटिव होंगे। क्यों? क्योंकि उनका रिजल्ट अगर ख़राब आएगा तो स्कूल आना बंद कर देंगे। उन्हें लगेगा कि यार मेरे से तो वो लड़का, जो लड़का ऐसा वैसा, जैसे होता है जात पात भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि वो अगर मेरे से इतना नंबर आ गया, मतलब टीचर वहाँ भेदभाव करता है, मैं नहीं जा रहा पढ़ने, मैं तो दूसरे प्राइवेट में पढ़ लूँगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, परीक्षाओं से बच्चे जो हैं पढ़ना लिखना बंद कर देते हैं, कई बार उनके अंदर डिमोटिवेशन आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जात पात तो खैर गलत होता है, नहीं मानना चाहिए। इस चीज़ को आप लोग भी ध्यान रखिएगा, पढ़ाते समय इस चीज़ का बिल्कुल भी ध्यान मत रखिएगा कि कौन किस कास्ट का है, कौन किस जाति का, धर्म का है। इन सभी चीज़ों से आपको बचना है। अदरवाइज बस देश गड्ढे में चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपका काम तो हो जाएगा, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए दिक्कत हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। भाई भाई तभी होंगे जब सभी लोग भाई भाई होंगे वाकई में, ठीक है। तो इन चीज़ से बचना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर। अब पाड़ के बारे में अगर बात कर दी जाए कि पाड़ यहाँ पर दिया जाता है, पाड़ क्या होता है, इस चीज़ के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। जैसे कि ये है आपका सीटेट का एडमिट कार्ड, और यहाँ पर है सीटेट का सर्टिफिकेट। तो सीटेट के एडमिट कार्ड आपके हाथ में है,
कुछ चीज़ें आप जानते हो, कुछ चीज़ें आप नहीं जानते हो। तो कुछ चीज़ें आप जानते हो, कुछ चीज़ें आप नहीं जानते हो। जो चीज़ें आप नहीं जानते हो वो चीज़ मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको क्या बोला जाता है? पाढ़ बोला जाता है। और पाढ़ जो है एक छोटा बच्चा भी दे सकता है आपको, जो आपके उस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज ना हो और मैंने उस चीज़ को बता दिया। जैसे आप एक शादी समारोह में जा रहे हो और रास्ते में आप पहुँच चुके हो, लेकिन ऑलमोस्ट आपको पता नहीं है कि भंडारा कहाँ हो रहा है, पूड़ी सब्जी कहाँ मिल रही है। तो ये पता नहीं है, लेकिन आपने बोला छोटू शर्मा जी के घर जाना है यार। अच्छा हाँ, हाँ, उनके यहाँ जहाँ शादी है आज बारात आई है वहीं? हाँ, हाँ, वहीं पे। अरे ये जा लेफ्ट जा कर के राइट हो जाइएगा, वहीं है, वहीं पंडाल लगा हुआ है। उस बच्चे ने क्या दिया आपको? एक पाड़ दिया, एक सहायता दिया, एक हिंट दिया, एक सहयोग दिया, वो पाड़ है। लेकिन घर से लेकर के शादी के पंडाल तक जाने का जो स्टेज है, कुछ रास्ता आपको पता था, कुछ बच्चे ने बता दिया, उसको बोला जाता है जेडपीडी। ठीक है? जैसे कि आपके पास एडमिट कार्ड है, अब आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करना है। कुछ चीज़ें आप जानते हो, कुछ चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो जो आप जानते हो, जो मैं सिखा रहा हूँ, ये जो एडमिट कार्ड से लेकर के सीटेट के सर्टिफिकेट तक की प्रक्रिया है, इसको जेडपीडी कहा जाता है। ठीक है? और जो मैं सिखा रहा हूँ वो पाड़ देने का काम कर रहा हूँ, हिंट देने का। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। देखिए, लेव वाइगोत्स्की ने अपनी सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है? सहकर्मी सहयोगिता, बिल्कुल फैक्ट है। सहकर्मी मतलब साथ में काम करने वाले स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान के चलो आप स्कूल नहीं गए और आपका एक दोस्त है जो स्कूल गया था, तो उससे कॉपी लेकर के उसकी कॉपी से छाप लो अपने कॉपी में, उससे पूछ लो कि क्या क्या सर ने पढ़ाया था। कुछ चीज़ें आपको पता चल गई। अब सर कुछ पूछेंगे तो चीज़ें, आप कुछ बताएंगे तो चीज़ें आपके दिमाग में जाएंगी। तो सहकर्मी की सहयोगिता इंपॉर्टेंट है। पता चले आप क्लास में सिर्फ अकेले हो, आप किसी से बात ही नहीं करते, तो आप तो कभी नहीं सीख सकते। माफ़ कीजिएगा, आप कभी सीख ही नहीं पाओगे, सब मजाक उड़ाएंगे आपका। ठीक है? अब सांस्कृतिक उपकरणों का सांस्कृतिक उपकरण देख करके बच्चे इसको सही मार करके चले आते हैं, लेकिन ये गलत है आंसर। देखिए क्यों? क्योंकि यहाँ पर अहस्तक्षेप लिखा है। सांस्कृतिक उपकरणों का अहस्तक्षेप मतलब कि आप कोई भी चीज़ ऐसा है जो समाज के अंदर है, उस चीज़ को आप नहीं मानते हैं, उस चीज़ को अपने जीवन में एंटर ही नहीं करने देते हैं, हस्तक्षेप नहीं करने देते हैं। हस्तक्षेप मतलब कि इंटरफेयर, मतलब एंटर करना, आपकी लाइफ में एंटर करना। ठीक है? जैसे कि मान के चलो कि आपकी जीवन चल रही है, अब कोई आया और बोला कि तुम इस तरीके से नहीं जी सकते। ठीक है? जैसे कि मान के चलो कि आप टीवी देख रहे हो, पापा आए बोले टीवी बंद करो, दिन भर टीवी देखते रहो, तो चलो जाओ पढ़ाई करो। तो पापा ने क्या किया? हस्तक्षेप कर दिया टीवी देखने में। ठीक है? तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सांस्कृतिक उपकरणों का अहस्तक्षेप मतलब कि सांस्कृतिक उपकरणों का जीवन में न होना। जैसे कि मान के चलो कि दिवाली मनाई जा रही है और आप दिवाली मनाते ही नहीं हो, तो आपका सामाजिकरण कैसे होगा? दिवाली मनाते हो तो हस्तक्षेप होना चाहिए, मतलब दिवाली में आपके घर में दिए भी आने चाहिए। ठीक है ना? तो हस्तक्षेप होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अहस्तक्षेप लिखा है, मतलब कि कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप समाज से दूर रहें, समाज आपके अंदर ना आए, आप समाज से बहुत दूर रहते हो, समाज आपके अंदर हस्तक्षेप नहीं करता है, तो ये गलत है, ये नहीं हो सकता। ठीक है? रटने पर बल देने की बात वाइगोत्स्की करते नहीं, गैर संदर्भित, ये तो कोई भी बोलेगा गलत है। जो चीज़ें सीटेट में पूछी जाती हैं उन चीज़ों को अगर पढ़ोगे तो काम आसान होगा। मैं फिर बोलता हूँ, बार बार ईवीएस को लेकर बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो बच्चे जो परेशान हैं वो समझ लो कि बहुत सारी चीज़ें बाहर से कुछ भी पूछ सकता है ईवीएस में। यार आप कहाँ से पढ़ोगे, क्या आप पढ़ोगे? अब बोलोगे एनसीईआरटी में से आएगा, एनसीईआरटी पूरी पढ़ लोगे तो भी जरूरी थोड़ी एक एक लाइन आपको याद होगी। कहीं एक छोटा मोटा लाइन लिखा होगा उसी को पूछ देगा परीक्षा में, क्या कर लोगे आप बताओ? तो चीज़ों को समझिए, वो चीज़ पढ़िए जो इंपॉर्टेंट है। जो 75 नंबर की पेडागोजी आती है वो इंपॉर्टेंट है, उसको रट डालिए पूरा। ठीक है? वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मान के चलिए 75 नंबर की पेडागोजी आती है, 15 नंबर का सीडीपी में आप देखोगे कि यहाँ पर मनोवैज्ञानिकों से पूछा जाता है, तो कितना हो गया? 90 नंबर हो गया। और 30 नंबर का क्या आ जाता है भाई? 30 नंबर का आपका पैसेज आ जाता है, तो 120 नंबर तो यहाँ पर हो ही गया। बाकी 15 नंबर के मैथ आते हैं, 15 नंबर के ईवीएस आता है जो आपका, तो कुल मिला के 135 नंबर तो ऐसे हो गया। बाकी 15 नंबर का, अब 135 नंबर हो गया, 15 नंबर के ईवीएस के लिए पागल होते हो यार। 135 अगर ढंग से कर लोगे ना तो यहाँ से ही आपका पेपर 120, 118, 115 आराम से आ जाएंगे। ठीक है? इस चीज़ को समझिएगा, ये बहुत स्कोरिंग होता है। बाकी इसमें कुछ नहीं तो तुक्का मारोगे तो 5-7 क्वेश्चन तो सही होने ही हैं यार, इस चीज़ को याद रखना। प्रश्न है कि किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का एक क्या विश्वास होना चाहिए? कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण में रहे, ये गलत होना चाहिए। केवल कक्षा में ही हो सकता अधिगम, गलत बात है। अधिगम तो कहीं भी हो सकता है। कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के अनुभव लाते हैं, बिल्कुल फैक्ट है। मैं कुछ अलग अनुभव लेकर के आऊँगा, आप कुछ अलग अनुभव लेकर के आएंगे। चीज़ें सीखे जाती हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज करके, विनिमय के माध्यम से चीज़ों को सीखा जाता है, तो प्रगति होता है। ठीक है?
ड्रिल अभ्यास के द्वारा कोई चीज़ नहीं होती, गलत हो जाता है। कुछ बच्चे कहते हैं कि आप बहुत पकाते हो सर, बहुत ज़्यादा आप मतलब समझाते हो, इतना मत समझाया करो, बस क्वेश्चन का आंसर बताया करो। तो यार वैसे तो बहुत सारे आपके एजुकेटर हैं जो आपको बस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, आप वहाँ से पढ़ लो यार, मैं तो आपको बोलता ही हूँ, आपको जहाँ से अच्छा लगता है वहाँ से पढ़ो। कुछ बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं इसीलिए जुड़े हैं ताकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ों को और उससे आपको हेल्प मिल रही है, और वही इंपॉर्टेंट है पेडागोजी में। एक्सप्लेनेशन ही तो नहीं मिलती है, बाकी सारी चीज़ें किताब में भी लिखी हैं, लेकिन किताबें तो बोलती नहीं हैं, आपको चीज़ समझनी पड़ेगी। चलिए देखिए यहाँ पर किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है, कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो मतलब बुद्धि एकल इकाई है, इस चीज़ को नकार दिया है किसने? गार्डनर ने। उन्होंने कहा है कि बुद्धि एकल इकाई नहीं है, बुद्धि के 8 प्रकार होते हैं। ठीक है, बुद्धि कितने प्रकार की होती है? तो बुद्धि 8 प्रकार की होती है। मैंने अभी आपको बताया ना कौन कौन सी बुद्धि होती है भैया। इंट्रा इंटर, इंट्रा मतलब खुद का, इंटर मतलब दूसरों का, संगीत मतलब संगीत, ठीक है, म्यूजिकल, फिर आपको देखोगे डांस मतलब काइनेटिक डांसिंग, ठीक है, जिसमें गति की बात की जाती है। फिर गणित की भाषा होती है, गणितीय मतलब कि रीजनिंग, फिर भाषा, यहाँ पर भाषा से रिलेटेड है, फिर प्रकृति का, फिर स्थान, तो प्राकृतिक और स्थान। तो 8 भाषाओं के बारे में किसने बोला? गार्डनर। अभी जिंदा है, टाइगर जिंदा है वैसे ही गार्डनर अभी जिंदा है। न जाने कितने भाषाओं के बारे में। अभी एक 9 के बारे में उन्होंने फिलोसफर के बारे में बताया है कि जो फिलोसफर होते हैं वो लोग क्या करते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में 9वीं के बारे में बात करी गई है, लेकिन 9वीं के बारे में जो भी बात करा गया है वो परीक्षा से रिलेटेड नहीं है, वो याद रखिएगा। अभी सिर्फ परीक्षा से रिलेटेड है 8वां पूछा जाता है कितनी भाषाओं के बारे में बात करी है, कितनी बुद्धि के बारे में बात करी है, तो 8 बुद्धि के बारे में बात करी है, ठीक है। पियाजे जो है यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, बाइगोत्स्की यहाँ पर बात करते हैं सामाजिक संस्कृति के बारे में, पाड़ के बारे में जो इंपॉर्टेंट टर्म लिख देता हूँ, जेडपीडी के बारे में बात करते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, पियाजे जो है यहाँ पर स्कीमा के बारे में बात करते हैं, आत्मसातकरण के बारे में बात करते हैं। आत्मसातकरण क्या होता है? वर्तमान स्कीमा में नई चीज़ों को जोड़ देना, वर्तमान स्कीमा के अंदर जोड़ना, नई स्कीमा ही बना देना उसको समायोजन कहा जाता है, और वर्तमान स्कीमा को संशोधन कर देना उसको भी समायोजन कहा जाता है। कोहलबर्ग नैतिकता के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर भी नैतिक तर्कड़ा लिखा देगा या गुड बॉय गुड गर्ल की स्थिति आ जाएगी, ठीक है ना, तो वो सारी चीज़ें कोहलबर्ग से रिलेटेड है। एक प्रश्न यहाँ पर, एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लेखन के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। यदि यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को भी मान्यता देता है, तो इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहेंगे? मैंने आप सभी को दिया एक प्रोजेक्ट, एक कॉपी दे दी और मैंने बोल दिया कि कागज़ के फूल बनाओ। अब आप लोग कागज़ के फूल बनाओगे, और मैंने ये भी बोला कि आप अपने मर्जी से रंग भरो यार, जो मन में आए वो भरो, लाल, हरा, नीला, पीला, जो भी बनाओ, गुलाब बनाओ, कमल बनाओ, गेंदा बनाओ, चमेली बनाओ, मतलब कि कुछ भी बनाओ, लिली बनाओ, सब। मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? रचनात्मक कार्य करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, क्रिएटिव बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अपने मन से जो चीज़ करेंगे उसको क्रिएटिविटी कहा जाता है, और क्रिएटिविटी पर बल देना इंपॉर्टेंट है। हर टीचर को क्रिएटिविटी पर बल देना चाहिए। देखिए, पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका जो है हमेशा अपनी पसंद के कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है। मैं ही हूँ एक क्लास में, जब मुझे लगता है कि यार जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन होने वाला है, फटाफट मैं कोर्स को पूरा कर देता हूँ, ठीक है। जैसे अभी KVS का एग्जामिनेशन आने वाला है, बहुत जल्दी लोग कोर्स अपना खींच रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, ठीक है। तो आप तो अभी मान के चलो कि अभी तो आप लोग कॉम्पिटिटिव लेवल पे हो, ठीक है, चल जाता है, कोई चीज़ नहीं है। लेकिन जब आप प्राइमरी लेवल पे हो और आपका कोर्स जल्दी पूरा कर दिया जाए, तो बच्चे को क्या दिक्कत क्या आती है? शिक्षिका द्वारा जो किया गया कार्य है पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु न्यायोचित है, गलत है ना। 4 बच्चों से पूछोगी, बाकी बच्चों से पूछना ही नहीं है आपको, तो बाकी बच्चों को तो जानने को मिला नहीं ना, ये तो आपने अन्याय किया है। यह दर्शाता है कि शिक्षिका में भी कक्षा के श्रेष्ठ को बच्चे को पहचानने का अच्छा कौशल है। श्रेष्ठ बच्चे को अच्छा पहचानना गलत हो गया ना। आप किसी बच्चे को लगता है कि आपको कि वो बच्चा तेज है, आपने उससे ही सवाल पूछ लिया, बाकी बच्चों को आपने समझा कि ये तेज नहीं है, तो आपने तो गलत किया ना। ये श्रेष्ठ पहचानने वाला काम यहाँ नहीं चलेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, श्रेष्ठ पहचानने वाला काम वहाँ पर नहीं चलेगा। प्राइमरी कक्षा में या फिर उच्च प्राइमरी में श्रेष्ठ पहचानने से ये होता है कि बाकी बच्चों जो है ना वो छूट जाते हैं। तो याद रखिएगा, बाकी विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करना, बाकी जो बच्चे हैं उनको अवसर नहीं मिलता है, जिससे कि वो बहुत सारी चीज़ों को सीखने से वंचित रह जाते हैं, ठीक है। अब बच्चा 30 बच्चे पढ़ रहे हैं, अब 30 बच्चों में आपने एक बच्चे को खड़ा कराया, अब 30 बच्चों के बीच में जब खड़ा होगा तो उसकी भी कॉलर जो है ना खड़ा होना चाहिए कि हाँ मैंने बताया है, आंसर दिया है। पता चलो उससे पूछते ही नहीं हो आप, तो उसकी क्या वैल्यू है? तो हर बच्चे को अवसर देना है, हर बच्चे से पूछना है। जल्दीबाजी ये नहीं करनी है कि आपका यहाँ पर कोर्स कंप्लीट हो। अगर कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर के कोर्स को कंप्लीट करो, लेकिन
बच्चों को सिखाते सिखाते आपको करना है, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर, क्योंकि बच्चे वंचित हो जाएंगे अगर सभी से सवाल नहीं पूछा जाएगा। मैं 4 बच्चों को पढ़ाऊँ, 4 बच्चों के कमेंट पढ़ूँ और बाकी बच्चों कमेंट ना पढ़ूँ, तो बाकी बच्चा क्या कहेगा, सर मेरा कमेंट तो पढ़ते ही नहीं है। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब यही हुआ बाकी बच्चों को मैंने छोड़ दिया, बाकी गिने चुने 2-4 बच्चों के नाम ले लिए, बाकी बच्चों को छोड़ दिया, मतलब उन सभी बच्चों से मैंने इंटरेक्शन नहीं किया, बाकी बच्चे वंचित हो गए हमारे क्लास में डाउट पूछने से, ठीक है। तो याद रखिएगा। एक सवाल यहाँ पर देखें, किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है, उसके बाद विद्यार्थियों को उन उदाहरणों द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करने को कहती है। इस क्रिया में अध्यापिका किस अधिगम का इस्तेमाल कर रही है। तो देखिए उदाहरण को एकत्रित करती है, यहाँ पर देखिए उदाहरण को एकत्रित करती है और जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करने को कहती है, ठीक है। तो पहले उदाहरण फिर नियम, कौन सा विधि है, वो है आपका आगमन विधि। पहले उदाहरण फिर नियम, आगमन, पहले नियम, नी से नियम, फिर उदाहरण, निगमन विधि, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज़ को। क्वेश्चन को इतना बड़ा है 4 बार नहीं पढ़ना है, आप क्वेश्चन के फैक्ट को देखिए और क्वेश्चन एज इट इज़ आपको उतरते हुए परीक्षाओं में दिखेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन नए दिखेंगे, वो मैंने आपको फिर बता दिया। बुंदेलखंड की शादी ब्याह का समारोह में पंडाल जो लगता है उसको क्या कहेंगे, वहाँ के नृत्य क्या कहेंगे, वहाँ के खाने को क्या कहेंगे। अब महाराष्ट्र में बैगन की सब्जी को क्या कहा जाता है यार, हमारे जैसे कि उत्तर प्रदेश में भी क्या बोला जाता है, बैगन की सब्जी को बैगन की सब्जी बोला जाता है, भिंडी की सब्जी को भिंडी की सब्जी बोला जाता है। अब सब्जी को थोड़ा सा बैगन को कहीं ना कहीं आप देखोगे पका करके उसको चोखा बना देते हैं, बैगन को थोड़ा सा मसाले वसाले डाल करके ऐसे फोड़ फाड़ के ऐसे ही गीला गीला बना देते हैं, उसको भरता बोल देते हैं, ठीक है। बैगन के अंदर कुछ भर देते हैं, भरवा बोल देते हैं उसको कि बैगन का भरवा बना है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऐसे चीज़ें अब तो हर एरिया के वाइज अलग अलग हैं, कहाँ से पढ़ोगे यार वो सारी चीज़ें। अब उसी पे ध्यान देते हो यार कि ये पूछ रहा है सर बहुत मुश्किल पूछ रहा है, कुछ मुश्किल नहीं पूछता यार, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप बोलोगे कि बहुत मुश्किल है, ठीक है। चलिए, अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः, तो अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली कब होगा, जब वह स्वनिर्देशित होगा, शिक्षण निर्देशित होगा, सहपाठियों द्वारा निर्देशित होगा, पाठ्यपुस्तक द्वारा। तो आपका जो अधिगम है, जो आप सीख रहे हो, कब बहुत अच्छा सीख सकते हो, क्या मैं जो बताऊंगा वो चीज़ें करोगे तो आप सीख जाओगे, क्या जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे आप पढ़ रहे हो तो क्या आप वाकई में अच्छा स्कोर कर पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। क्या आप अपने दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी कर रहे हो तो इससे ज़रूरी है कि आपका अधिगम जो है बहुत प्रभावशाली होगा। अधिगम होगा नो डाउट, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, प्रभावशाली की बात की जा रही है। तो शिक्षक निर्देशित तो होना नहीं चाहिए, बालक निर्देशित होना चाहिए, बच्चों के हिसाब से शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है। बच्चा जो चाहे उसको उस तरीके से शिक्षा दो। सहपाठियों द्वारा निर्देशित, सहपाठियों द्वारा सीखना ठीक है, लेकिन प्रभावशाली कब होगा, जब आप खुद से सीखना स्टार्ट करेंगे। बोला जाता है ना, जो सोया हुए व्यक्ति है उसको जगा सकते हैं, लेकिन जो सोने का नाटक करे उसको तो उठा ही नहीं सकते। आपने भी बचपन में देखा होगा, स्कूल नहीं जाना है तो बाबू उठो, आप उठे हो लेकिन आप उठने का नाटक कर रहे हो, मतलब कि मम्मी पेट दर्द हो रहा है, मम्मी सर में दर्द है, मतलब आप उठना नहीं चाहते। जहाँ टाइम खत्म फिर बैट गेंद लेकर के चल दो फील्ड में, मम्मी कहेंगे वाह बेटा कल बताऊंगी तुम्हें, ठीक है। तो स्वनिर्देशित जो है वो होना चाहिए, अदरवाइज आपको कोई भी नहीं सिखा सकता जब आपके अंदर मोटिवेशन है ही नहीं। तो खुद के अंदर मोटिवेशन होना इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, तभी जाकर के आप सार्थक तरीके सीख सकते हैं। जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ वाकई में अगर सीखने का मन है तो सीखेंगे, नहीं सीखने का मन है तो आप कभी जीवन में नहीं सीख सकते यार। आपको कोई दुनिया में कोई माई कलाल नहीं है जो आपको सिखा सकता है कि भैया ऐसे करो वैसे करो। आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे करना है तो करोगे। बाहरी जो बोलते हैं ना, बाहरी मोटिवेशन होता है, कोई किसी को धोखा देकर चला जाता है तो आईएएस बन जाता पीसीएस, वो सब दिखावे वाली चीज़ें हैं, वो सब फर्जी चीज़ें हैं, उस पर ध्यान बिल्कुल मत दो। वो सेल्फ मोटिवेशन जो है ना वो अंदर से आता है, अपने माता पिता का मुंह देख करके आता है, अपना फ्यूचर देख करके आता है, अपना कैरियर देख करके आता है, अपनी इज्जत देख करके आता है कि पड़ोसी क्या कहेंगे अगर मैंने कुछ नहीं किया तो। वो मोटिवेशन के लिए ना सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए सेल्फ मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है। और वो सेल्फ मोटिवेशन अगर आपके अंदर है ना तो आपको कोई नहीं हरा सकता। आप किसी न किसी तरीके से ढूंढ ही लोगे कि लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है। और वो चीज़ मैं जो आपको दे रहा हूँ ना कंटेंट, इसको भी पढ़ लोगे तो आपके जो लक्ष्य की प्राप्ति है ना उसमें सहयोग हो जाएगा। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ दोस्त, ठीक है। सहयोग की हम पार्ट देने का कोशिश कर रहे हैं, स्कैफोल्डिंग दे रहे हैं ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए, क्लास में एक होनहार विद्यार्थी है, उसे लगता है कि कक्षा में शिक्षक उसकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कार्य करें, उसके शिक्षक को किस प्रकार हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। मान के चलिए कि आप मेरे क्लास के स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि आपकी कुछ एक जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है किसी चीज़ को जानने के लिए, तो मैं आपके उस क्यूरियोसिटी का इलाज करूं।
तो मैं उस इलाज के लिए मैं आपको क्या करने वाला हूँ। और आप क्या हैं, एक होनहार हैं, मतलब कि अपसारी चिंतन वाले बच्चे हैं, प्रतिभाशाली बालक हैं, और आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी जागी। सर बताओ, पेड़ से जब आम गिरता है तो नीचे ही क्यों गिरता है? अब मैं यहाँ पर, आपकी क्यूरियोसिटी है भाई, ऊपर क्यों नहीं जाता है? अब मैं क्या करूँगा? आपको इस चीज़ के लिए अतिरिक्त समय दूंगा? आपको इस चीज़ के लिए क्या अतिरिक्त समय दूंगा? बिल्कुल नहीं। अधिक स्नेह, वाह बेटा क्या क्वेश्चन पूछा यार तुमने, तो एकदम मतलब कि मज़ा ला दिया तुमने, बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। ये देखो, ये होते हैं होनहार बच्चे। तुम लोग कोई सवाल ही नहीं पूछते। ऐसा नहीं करना, ज़्यादा प्यार नहीं देना उसको, ठीक है, याद रखिएगा। उसकी कक्षा के नेतृत्व के लिए अतिरिक्त दायित्व देना, मतलब उसको कक्षा का नेतृत्व मॉनिटर बना दो और उसको अतिरिक्त भार दे दो। बेटा तुम होनहार हो, तुम बच्चों का नाम भी नोट करोगे, तुम पढ़ाई भी करोगे, तुम चौक भी लाने जाओगे, डस्टर भी लाने जाओगे, मन करे सर जी के लिए गिलास पानी भी लाओगे। अतिरिक्त भार मत देना यार, ठीक है। अतिरिक्त समय भी नहीं देना होनहार बच्चे को, वो तो कम समय में ही चीज़ों को कर लेगा। ना ही अतिरिक्त यहाँ पर दायित्व देना है। सवाल ये बनता है कि करें क्या? चौथा ऑप्शन सही करना है, और क्या करना है? उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करेंगे। अब वो कहता है कि मुझे बताइए सर कि पेड़ से जब आम गिरता है, सेब गिरता है तो नीचे क्यों गिरता है? तो उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें दिखाएंगे उसको, कुछ लॉज हैं, कुछ किताबें होंगी, कुछ ऐसे मानचित्र होंगे, मतलब कुछ भी ऐसे कहीं ना कहीं आप देखोगे कि ग्राफिक्स होंगे, फोटोज़ होंगे, उनको दिखाओगे, कुछ लॉजिक्स होंगे जो उनको समझाओगे। तो अलग से कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री उसको देनी पड़ेगी, क्योंकि वो होनहार है, वो सीखना चाहता है, तो उसको अलग से शिक्षण सामग्री का प्रयोग करवाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, विशिष्ट की बात की जा रही है होनहार बच्चों के लिए, ठीक है। और अतिरिक्त क्लास की बात नहीं की जा रही है कि जैसे दिव्यांग बच्चों में क्या होता है कि विशेष क्लास की व्यवस्था की जाती है तो नेगेटिव हो जाता है। लेकिन यहाँ पर विशिष्ट शिक्षण सामग्री देना इंपॉर्टेंट है। ये तो अच्छी बात है ना। विशिष्ट मतलब कि स्पेसिफिक आप देखोगे कि टीएलएम दिया जाए उसको, तो बहुत अच्छा चीज़ है, बच्चे वहाँ से सीखेंगे। टीचिंग मतलब कि आप देखोगे यहाँ पर लर्निंग मटेरियल देना होगा, ठीक है, तो बच्चे सीखते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो उनको कुछ चीज़ें प्रोवाइड करानी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा राइट आंसर होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं पेडागोजी से, सीडीपी से रिलेटेड, हिंदी के भी, संस्कृत के भी, ईवीएस के भी क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे मैराथन को लेकर के। वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बच्चों के लिए कि 1 घंटा 1.5 घंटा किसी तरीके से निकाल करके इन वीडियोज़ को देखिए, हेल्प मिलती है। पुरानी वीडियोज़ भी देख सकते हैं, टैग वर्ड देखिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, जाइए परीक्षा में अच्छा स्कोर आएगा। लेकिन अब ईवीएस चिल्लाते रहेंगे कि ईवीएस बहुत टफ आ रहा है, टफ आ रहा है, तो वो फालतू बच्चे हैं जो कहते हैं कि पेपर में फंसा नहीं। पेपर में फंसने वाला सीटेट कोई नहीं पढ़ाता कि पेपर में फंस जाए। 2-4 हाथी आ जाए, स्लॉथ आ जाए, वो फंस गया तो अच्छी बात है। बाकी पेडागोजी जो होता है आपके दिमाग से वहाँ पर खेल होता है, इसीलिए बच्चे जो है सीटेट में ज़्यादा फेल होते हैं, क्योंकि वो स्लॉथ, हाथी, मधुमक्खी पढ़ के चले जाते हैं, उनको लगता है कि यही आएगा, और उससे कितना आएगा 10-15 नंबर। बाकी खेल तो पेडागोजी का है ना। पेडागोजी अगर सीख गए, सीटेट पास, और उसके बाद टीचर भर्ती में आपका 100% नाम होगा। पेडागोजी नहीं सीखोगे, पढ़ लो ईवीएस इस किताब से, कभी सिलेक्शन नहीं होगा आपका, याद रखिएगा। पेडागोजी सीखना मस्ट है। चलिए मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बार बार बोलता नहीं हूँ इसलिए डिस्टर्ब होगा, बट लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुलाकात अगले वीडियो में करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, बाय बाय।